या आज की क्लास में जो हम लोग बात कर रहे हैं एक क्रिटिक है और साइको एनालिटिक क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक है जिनका नाम सिगमंड फ्रायड है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिगमंड फ्रायड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे, या वो आप कह सकते हैं कि लार्जर एक्सटेंट तक, या जो है टू सम एक्सटेंट ही हैज इन्फ्लुएंस सम अदर क्रिटिक्स, तो उनका रिलेशनशिप वहां पर भी बनता है। तो एक तो सबसे पहला चीज कि ही वॉज बॉर्न इन 1856, उनका जो जन्म हुआ है सिगमंड फ्रायड का, वह कहाँ पर हुआ? वह जो 1856 ईस्वी में पैदा हुए एंड डाइड इन 1939, 1939 ईस्वी में उनकी मौत होती है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ही वॉज अ साइको एनालिटिक क्रिटिक्स, साइको एनालिटिक क्रिटिक्स रहे हैं, वहां से उनका अपना मामला था। अब उसके बाद जब हम लोग इस पर बात करते हैं साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में सिगमंड फ्रायड को लेकर के, तो जो सिगमंड फ्रायड है, सबसे पहले तो हम उनके बुक्स को लेकर के बात कर रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो उन्होंने उनके जो मेजर वर्क्स हैं, उन मेजर वर्क्स में से एक उनका जो वर्क्स है वो है ऑन अफेसिया, ओ एन ऑन अफेसिया, APHASIA, ऑन अफेसिया 1891 में आती है। सो Sigmund Freud as a critic, undoubtedly he belongs to which school of criticism? Psychoanalytic school of criticism। उनके साथ जो है युंग का भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन when you talk about this critic, तो ही वॉज बॉर्न इन 1856, 1856 में वो पैदा हुए हैं, 1939 में उनकी मौत होती है। और वो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। ऑस्ट्रिया कंट्री जिसकी राजधानी वियना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रियन, AUSTRIAN, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। और इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। जो एक क्रिटिक है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, he was born in 1856, died in 1939। he was an Austrian neurologist। और इनको जो एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ये चीज ध्यान में रखना, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना है कि WH ऑर्डेन जो पोएट भी हैं, जिन्होंने एक किताब लिखा था अनरेस्ट और एंजाइटी करके, और कहा था मॉडर्न एज इज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी। उन्होंने कहा था कि अ होल क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन अंडर हुम वी कंडक्ट आवर डिफरेंट लाइव्स, इनको लेकर के, खास करके साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के फ्रायड को, सिगमंड फ्रायड को लेकर के WH ऑर्डेन कहते हैं कि अ होल क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन, जो हमारी राय है लाइफ को लेकर, कि लाइफ को कैसे समझा जाए, एक पूरा जो क्लाइमेट है लाइफ को समझने का, या उससे रिलेटेड जो ओपिनियन है, वह पूरा चेंज कर दिया गया। किसके द्वारा चेंज कर दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अंडर हुम वी कंडक्ट आवर डिफरेंट लाइव्स, और जो डिफरेंट हमारी लाइव्स है, अब अगर देखा जाए इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी ईजाद हुआ है। वह कौन सा तरीका है? वह सिगमंड फ्रायड का तरीका है। और वो कहीं ना कहीं ये चीज उन्होंने बात कही है। किसने कहा है? WH ऑर्डेन ने कहा है। तो मैंने कहा कि इनकी बातों को या इनके क्रिटिसिज्म को लेने से पहले जिन मुद्दों पर मैं बात करूंगा, वो सबसे पहला पॉइंट है कि उनके वर्क को मैं पहले लूंगा। उनके वर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और उस वर्क का नाम है मॉजेस एंड मोनोथिज्म। एक वर्क है मॉजेस एंड मोनोथिज्म। ये जो है 1939 में आया है, और यह इनका लास्ट वर्क था। काफी इंपॉर्टेंट वर्क रहा है मॉजेस एंड मोनोथिज्म। ये चीज ध्यान में रखना है, MOSES, मॉजेस एंड मोनोथिज्म, MONOTHEISM। So you find what? You find Moses and monotheism. This is the last work of this man. एक उनका और वर्क है जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। बट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉजेस
एंड मोनोथिज्म रहा है उतना कोई दूसरा नहीं रहा है। तो मोजेस एंड मोनोथिज्म यू हैव टू रिमेम्बर। दूसरा वर्क उनका क्या है, सिविलाइजेशन एंड डिसकंटेंट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द ईगो एंड द ईड। इनका वर्क भी है और इससे उन्होंने रिलेटेड 3 टर्म, ये बात आती भी है कि ये इसको किसने प्रोपाउंड किया, ईगो, सुपर ईगो और ईड। ये बात आती है कि इसको किसने प्रोपाउंड किया, तो वो टर्म को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसी से रिलेटेड, उसी टर्म से ही रिलेटेड उनका एक वर्क भी है जिसका नाम है द ईगो एंड द ईड। द ईगो एंड द ईड। और मैं खुशबू जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये राइटर रहे हैं साइको एनालिटिक क्रिटिक्स जो फ्रायड रहे हैं, इनका जन्म कब हुआ था? खुशबू? डेट तो कंफर्म नहीं है पर 20th सेंचुरी के हैं। अभी जब मैंने बताया था आपने लग रहा ज्वाइन नहीं किया था। 1856 में इनका जन्म हुआ है एंड डाइड इन 1939। एंड मैं ओम प्रकाश भाई से जानना चाहूंगा कि ओम प्रकाश भाई, जो अभी मैंने एक किताब का नाम बताया है मोजेस एंड मोनोथिज्म, ये जो है इनका लास्ट वर्क है, ये कब आता है? सर डेट तो कंफर्म नहीं है। 1939 में। 1939 में जब उनकी मौत होती है उसी समय उनका है, थोड़ा सा मरने से पहले इनका लास्ट वर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोजेस एंड मोनोथिज्म, 1939 में है। एक इनका और वर्क है जिसका नाम है द ईगो एंड द ईड। द ईगो एंड द ईड, इट केम इन 1923। 1923 ईस्वी में आया हुआ है और इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था ईगो, सुपर ईगो और ईड का कॉन्सेप्ट दिया था, ईगो, सुपर ईगो एंड ईड। ये किताब द ईगो एंड द ईड कब आती है? 1923 में आती है। एक और उनकी बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, ये किताब 1920 में आती है। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, इट केम इन 1920। So this is another important book of this man, Beyond the Pleasure Principle. Now, एक और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो हर आदमी को पता होना चाहिए, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, 1900 में आती है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। मैं वैभव जी से जानना चाहूंगा कि वैभव जी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसने लिखा है और कब आई है? वैभव? रमा? रमा? सर इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक 1920 1900, 1900 ईस्वी। और इसको लिखा किसने है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स? सर सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड कब पैदा हुए थे? 1856 में। उनकी मौत कब होती है? सर 1939 में। सिगमंड फ्राइड का लास्ट वर्क क्या है? सर मोजेस एंड मोनोथिज्म। मोजेस एंड मोनोथिज्म, यह उनका लास्ट वर्क है, मोजेस एंड मोनोथिज्म। मैं जो है ओम प्रकाश भाई से जानना चाहूंगा, ओम प्रकाश भाई किन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ईगो, सुपर ईगो और ईड का? सिगमंड फ्राइड ने दिया है सर। एक्चुअली जब इनकी बुक आई द ईगो एंड द ईड, तो इसी समय उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तीनों का। हाँ, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था 1923 में, द ईगो एंड द ईड, जब उनकी किताब आई थी। या और मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ओम प्रकाश भाई से कि किसे फादर ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कहा जाता है, या फादर ऑफ सिगमंड फ्राइड को। तो एक कुछ कॉमन सा पॉइंट रहा जो हमें ध्यान में रखना। जी सर। जी जी, या प्लीज म्यूट, आप लोग म्यूट कर लीजिए। नाउ एक चीज और ध्यान में रखना है कि एक उनकी और किताब आई है जिसका नाम है ऑन ड्रीम, 1901 में आई है, ऑन ड्रीम
1901 में आई है। उसके बाद उनकी एक और किताब है डिल्यूजन एंड ड्रीम्स ऑन जेनेसिस ग्राडिवा 1907 में आई है। लियोनार्डो डा विंसी अ मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड 1910 में आई है। ये हम सबको याद रहना चाहिए, लियोनार्डो डा विंसी अ मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड 1910 में आई है। कुछ किताबें जैसे द ईगो एंड द ईड सबको पता होना चाहिए, लेकिन 1923 में आई है। मॉसेस एंड मोनोथिज्म 1939 में आई है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में आई है। उसी कड़ी में ये भी किताब है लियोनार्डो डा विंसी अ मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड, ये कब आई है? 1910 में आई है। ये कब आई है? 1910 में आई है। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि उनका एक और किताब है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल 1920 में। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल 1920 में आई, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये तो मैंने जो क्या किया कि उनकी किताबों को लेकर के मैंने बात किया कि क्या क्या उनकी किताब है, क्या इंपॉर्टेंट रहा है, या कैसे जो है चीजों को समझा जा सकता है। अब उसके बाद ध्यान में समझना है कि उनकी जो किताब 1895 में आई है, जिसका एक किताब आई थी जिसका टाइटल है स्टडीज ऑन हिस्टीरिया करके। सिगमंड फ्राइड की एक किताब आई थी स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, और उसके साथ को ऑथर भी एक थे जिनका नाम है जोसेफ ब्रियर, BREUER, जोसेफ ब्रियर। तो ये जो किताब आई थी स्टडीज ऑन हिस्टीरिया, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो क्लिनिकल मेथड होता है, क्लिनिकल मेथड का मतलब कि ऐसा नहीं कि एलोपैथी होम्योपैथी से ही किसी चीज का जो है इलाज हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे मेंटल डिसऑर्डर हैं, उनके इलाज के लिए जो है साइकोपैथी की जरूरत है। एक और पैथी है, और वह कौन सी पैथी है? साइकोपैथी। तो स्टडीज ऑन हिस्टीरिया में ये बात उन्होंने कही है। या तो यू विल या रिमेम्बर दैट कि ये किताब कब आती है? ये किताब जो है उनका स्टडीज ऑन हिस्टीरिया आपका आती है 1895 ईस्वी में। इसके को ऑथर है, एक को ऑथर है जिनका नाम है जोसेफ ब्रियर। और फ्राइड ने जो है क्या किया हुआ, इसमें क्या बताया? फ्राइड डिस्क्राइब्ड द इवोल्यूशन ऑफ हिज क्लिनिकल मेथड्स। उन्होंने इसमें अपने क्लिनिकल मेथड का, साइकोपैथी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसका उन्होंने जिक्र किया है। एंड सेट आउट हिज थियरी ऑफ साइकोजेनेटिक ओरिजिन्स ऑफ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया से संबंधित उन्होंने अपनी थियरी का जिक्र किया, उसको इस्टेब्लिश किया। डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ नंबर ऑफ केस हिस्ट्रीज। सो मैंने आपको बताया कि मैं बार बार क्यों इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक नई पैथी हमारे सामने आती है जिसको साइकोपैथी कहा जाता है। और इस पैथी को लाने वाले आदमी का क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड है, जो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। और साथ में उन्होंने क्या किया कि एक नई इलाज का एक नया तरीका साइकोपैथी लेकर के आते हैं, और उन्होंने जो उस पैथी को इस्टेब्लिश किया और उसका जिक्र अपनी किताब स्टडीज ऑन हिस्टीरिया में किया हुआ, और यह किताब 1895 में आती है। उसके बाद जो दूसरा चीज है कि उनकी एक किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो 1900 में आती है। इसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ड्रीम को लेकर के, जो ड्रीम हम देखते हैं उसको लेकर के उन्होंने उसका रिव्यू किया है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग थियरी। जो भी थियरी एग्जिस्ट कर रही थी उसका उन्होंने क्रिटिकल रिव्यू किया है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक फ्राइड गिव्स डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज ओन एंड हिज पेशेंट्स ड्रीम्स। फ्राइड जो है क्या करते हैं, इसमें उन्होंने एक डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन देते हैं कि उन्होंने कौन सा ड्रीम देखा, उनके पेशेंट ने कौन सा ड्रीम देखा, और उस ड्रीम से कैसे चीजों का इलाज हुआ, इसका एक डिटेल्ड उन्होंने दिया हुआ है। तो जो उनका किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है, जो 1900 में आती है, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ? क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग थियरी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया हुआ? ही गिव्स डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज ओन
and his patient dreams in terms of wish fulfillments made subject to the repression and censorship of the dream work। कि आदमी की बहुत सारी ड्रीम होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, जब वह ड्रीम पूरा नहीं होती तो हमेशा दिमाग में जो है क्या रहता है हमेशा वो जो है अनकॉन्शियस लेवल पे जाके चला जाता है। जब वह अनकॉन्शियस लेवल पे जाके चला जाता है तो वह एक प्रॉब्लम को का कारण बनता है, और जब तक वो उस ड्रीम का इलाज नहीं हो जाएगा या जब तक वो फुलफिलमेंट नहीं हो जाएगा तब तक कहीं से भी चीजें होने का गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने जो है क्या किया कि ड्रीम से लेकर अपनी ड्रीम और जो अपने पेशेंट के ड्रीम थे उसका जो जिक्र उन्होंने किया है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में किया है, और यह किताब कब आती है 1900 में आई। दिस बुक केम इन 1900। सो यू फाइंड दैट द बुक केम इन 1900, जिसमें उन्होंने ड्रीम को लेकर के जिक्र किया है। इसके अलावा फ्रायड ने अगर किसी को सबसे ज्यादा पढ़ा तो विलियम शेक्सपियर को उन्होंने पढ़ा है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है। इसके अलावा फ्रायड ने क्या किया है, एक उनकी और किताब है जिसका नाम है द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो 1901 में आती है। इसमें उन्होंने जोक्स का और उस जोक्स का जो रिलेशन है अनकॉन्शियस लेवल पर उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं खुशबू जी से जानना चाहूंगा कि खुशबू, सिगमंड फ्रायड जो है वो 1856 में पैदा होते हैं, 1939 में उनकी मौत होती है। वो कहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट थे? ऑस्ट्रिया के सर। ऑस्ट्रिया के थे। ही वाज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। और किसको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जा सकता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जा सकता है। और बिटिया इसके अलावा जो है उन्होंने किस राइटर को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में पढ़ा है? शेक्सपियर को सर। शेक्सपियर को पढ़ा है। ठीक है जी ठीक है। ओके। रमा? यस सर। बिटिया उनका एक किताब आई थी स्टडीज इन हिस्टीरिया, सिगमंड फ्रायड का, और यह किताब जो है 1895 ईस्वी में आई हुई है। स्टडीज इन हिस्टीरिया में उन्होंने एक नई पैथी डेवलप की है। उस पैथी का क्या नाम है? सर साइकोपैथी। या साइकोपैथी। बहुत अच्छा, उन्होंने साइकोपैथी का जिक्र किया है। और यह जो साइकोपैथी है उस साइकोपैथी का उन्होंने उसका इवोल्यूशन और कैसे उसका क्लिनिकल मेथड्स होता है, हिस्टीरिया का ओरिजिन, साइकोजेनेटिक ओरिजिन्स ऑफ हिस्टीरिया और उसका इलाज, इन सब का उन्होंने जिक्र बाकायदा किया हुआ इस किताब में। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, एक और उनकी किताब आती है जो 1899 ईस्वी में लिखी गई, 1900 में पब्लिश होती है, जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। ये जो किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है, इस किताब में उन्होंने क्या बताया, किस चीज का जिक्र किया? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। सर Freud gives the detailed description of dream. Of his dream and the dreams of his patients. Yes sir. Of his dream and dream. तो जो उन्होंने ड्रीम का जिक्र किया है वो क्यों किया है? जैसे उससे क्या उनका मकसद क्या था? ड्रीम का उसका मकसद क्या था? ओम प्रकाश भाई? हाँ सर। जो फ्रायड ने जो ड्रीम का जिक्र इस किताब में किया है, उस ड्रीम का क्या मकसद है? उस ड्रीम के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे? Somehow people think what in his dream, वो ये बताना चाह रहे हैं, आई थिंक कि नॉट क्लियरली, बट लोग क्या कर सकते हैं कि अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके बता सकते हैं कि क्या मतलब जब वो स्लीप मोड मतलब होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, मतलब उनका दिमाग कैसा चलता है और बाहर की दुनिया वो कोरिलेट करते हैं।
ओके ओके सम ठीक हाउस है। होता है। सबसे हाँ या सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो ड्रीम रहे हैं ये अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रहे हैं। You have some dream, I have some dream, but remember that कि dreams are not going to be ultimately आप कह सकते हैं कि वो जीवन में पूरा हो। ड्रीम्स का मतलब यहाँ पे वही नहीं है कि जो मैं सोते समय देखता हूँ, ड्रीम्स का मतलब वही नहीं, ड्रीम्स का मतलब यहाँ पे डिजायर से है। ड्रीम का मतलब यहाँ पे किससे है? डिजायर से है। तो कुछ ऐसे हमारी ख्वाहिशें रहती हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है। तो वह क्या हो जाता है कि वह रिप्रेसिव हो जाता है। वह हमारे दिमाग में जब वो पूरा नहीं हो पाता या हम उसे नहीं कर पाते तो वो दिमाग के एक कोने में आप कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएगा और वह अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाएगा और हमेशा वक्त के साथ वह हांड करता रहेगा। उसका वह हमें रिप्रेस करेगा, सप्रेस करेगा और जब तक वह ड्रीम्स पूरा नहीं हो जाती या उस ड्रीम का बाकायदा इलाज नहीं हो जाता, ड्रीम्स मीन्स हमारी डिजायर का, तब तक आदमी कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम में से या आप में से सबका कोई ना कोई एक ड्रीम रहता है कि वी वांट टू बी दिस, वी वांट टू बी दैट। खासकर आफ्टर ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे जस्ट हैव द ड्रीम दैट दे वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, पीसीएस। ऐसा ड्रीम इलाहाबाद लोग लेके जाते हैं, लेकिन सबका पूरा नहीं हो पाता। उसमें आप ये देखेंगे कि नहीं अगर हो पाता, आप किसी भी जॉब में चले जाए लेकिन वो आपको एक नॉक करता रहता है हमेशा की। आप कहीं पे भी कहेंगे कि ठीक है मैं इस लेवल पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी मैं उसको, तो जब तक उसका साइकोपैथी के थ्रू इलाज नहीं होगा तो कभी भी वह आदमी नॉर्मलिटी की कंडीशन में नहीं आएगा। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का मतलब यह है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई आदमी डिसऑर्डर कंडीशन में है या मेंटल डिसऑर्डर उसमें है, तो उसके मेंटल डिसऑर्डर होने के पीछे एक रीजन यह भी हो सकता है कि उसका जो ड्रीम रहा वह अनफुलफिल्ड रहा, वह पूरा ना हो पाया हो। उसको फुलफिल करने के लिए यह जरूरी था कि उसकी अपनी एक थेरेपी जो है उस थेरेपी के तहत उस पर बात की जाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में कि अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग थियरी, Freud gives a detailed interpretation of his own dream and his patient dream in terms of wish fulfillments, कि कैसे उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। मेड सब्जेक्ट टू द रिप्रेशन एंड सेंसरशिप, और कभी कभार ये देखा जाता है कि वो जो है रिप्रेसिव हो जाती है, पूरा नहीं हो पाती है। तो सच थिंग वी फाइंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैंने बताया था, मैं खुशबू जी से जानना चाहूंगा कि खुशबू जी एक और सॉरी सारिका मैडम भी है, सारिका मैडम से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम एक उनकी किताब रही है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। यह किताब 1901 में आती है। यह जो किताब है द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, इसमें फ्राइड किस चीज को लेके बात करते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। जी जी मैडम आ रही आवाज, बोलिए। आवाज आ रही मैडम, बोलिए। ओके आप म्यूट कर लिए, म्यूट कर लिए। खुशबू जी आप बताइए। खुशबू जी, खुशबू। जी सर। एक उनकी जो सर किताब मैंने है द साइकोल जी जी सर। सर हाँ ध्यान नहीं दिया सर, इस पे ध्यान नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। देखिए अगर हम लोग चीजों को इंटरेक्टिव बनाएंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और 1 घंटे में हमारा सिगमंड फ्राइड पूरा तैयार हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इस मेथड को लिया है। जो इनकी एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, उन्होंने जो डेली लाइफ के जो जोक्स होते हैं उस जोक्स को और उनका रिलेशन जो है अनकॉन्शियस लेवल पे कैसे होता है उसको लेकर के उन्होंने बात किया है। देखिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में तो उन्होंने अनफुलफिल्ड ड्रीम को लेकर के बात की है। द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में उन्होंने जोक को लेकर के बात किया है एंड इट्स रिलेशन टू द अनकॉन्शियस लेवल पे उसका।
स्टडीज ऑन हिस्टीरिया में उन्होंने साइकोपैथी जो डेवलप हुआ था उसको लेकर के बात किया है। वह एक जो है क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ही वाज बोर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1939। अच्छा, इंदू मैडम ने भी ज्वाइन किया। मैडम हम लोग आज जो बात कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड को लेके बात कर रहे हैं, जो साइको एनालिटिक क्रिटिक है, उनको लेकर के जो हम लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड वर्क को लेके चल रहा है। तो ये चीजें रही हैं। अब उनके कुछ और वर्क है या उनके अपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से वापस आऊंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। एक उनका वर्क है कि द 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। मैंने किताब का क्या नाम बताया? द 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। यह किताब 1905 में आती है। फ्राइड एलाबोरेट्स हिज थियरी ऑफ इनफैंटाइल सेक्सुअलिटी। इनफैंटाइल सेक्सुअलिटी को आप शब्दों को ध्यान में रखिएगा। इसमें उन्होंने जो बात किया है, कौन सी सेक्सुअलिटी को बात किया है? इनफैंटाइल सेक्सुअलिटी। इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, द सन इज वेरी क्लोज टू मदर एंड द डॉटर इज वेरी क्लोज टू फादर का जो कॉन्सेप्ट है, यू फाइंड व्हाट यू फाइंड हियर, उसमें यूंग का भी अपना कॉन्सेप्ट रहा है। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि जिस नई चीज को मैंने लिया वह क्या है? द 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। यह किताब है और कब आई है? 1905 में आई है। और फ्राइड ने इसमें कौन सी थियरी को बात की है? इनफैंटाइल सेक्सुअलिटी। इनफैंटाइल सेक्सुअलिटी अ टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी रिलेटेड और एसोसिएटेड विद इन्फेंट, जो बच्चों से रिलेटेड होता, उसकी उन्होंने बात की है। और इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी को डिस्क्राइब क्या करते हैं? पॉलीमार्फस परवर्स। उन्होंने वर्ड नाम दिया है पॉलीमार्फस परवर्स। और ये जो सेक्सुअलिटी है, हर आदमी अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? कॉन्शियस होता है। ये उन्होंने बात कही हुई है। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि इसमें जो है, जो किताब है द 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी, इट केम इन 1905। और इस किताब में उन्होंने किसको लेकर के बात की है? इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की बात की है। और साथ ही साथ जो है फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात की है। मैं इंदू मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम, जो एक किताब है उसका नाम क्या है, किताब कब आई है, और सिगमंड फ्राइड इसमें क्या बात करते हैं? मैडम आवाज जा रही मेरी? Yes, sir. जी। Book is the 3 essays on the theory of sexuality, या 1905, या and Sigmund Freud talks about the infantile sexuality, of infantile sexuality that is related to infant. इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, इन्फेंट या इन्फेंट से रिलेटेड। Yes, yes. या थोड़ा सा आवाज आपकी मैडम ब्रेक हो रही, मुझे लगता है आपके साइड में नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आवाज ब्रेक हो रही है। लेकिन फिर भी सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई है कि जो किताब है उस किताब का नाम है द 3 एसेज ऑन द थियरी ऑफ सेक्सुअलिटी। और फ्राइड ने जो है इसमें क्या किया हुआ है, इसमें जो वो एलाबोरेट करते हैं या जिस थियरी की बात करते हैं वह कौन सी थियरी है? थियरी ऑफ इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। और उस इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी को उन्होंने पॉलीमार्फस परवर्स कहा है। क्या कहा है? पॉलीमार्फस परवर्स। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इट गिव्स राइज इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। तो ये चीजें इस पर बात हुई है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि फ्राइड ने एक पेपर लिखा था, उस पेपर का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द साइको एनालिटिक मूवमेंट। एक पेपर था, रिसर्च पेपर था, किताब नहीं थी। उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, द हिस्ट्री ऑफ द साइको एनालिटिक मूवमेंट। यह पेपर 1917 में आता है और यह जर्मनी में पब्लिश हुआ था। जर्मनी में एक जर्नल है जाहर बुच करके। इस पेपर में उन्होंने जो है जो बताया हुआ है, किसके बारे में बताया हुआ है? हिज व्यू ऑन बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिटिक मूवमेंट। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि फ्राइड ने साइको एनालिटिक
जो मूवमेंट है उसका बर्थ कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका जिक्र उन्होंने किस पेपर में किया हुआ है, तो उस पेपर का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द साइको एनालिटिक मूवमेंट, और यह 1917 में आती है। मैं फिर से बता दूं कि उनका एक पेपर जो है पब्लिश होता है, कहाँ पे पब्लिश होता है, जर्मनी में पब्लिश होता है। उस पेपर का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द साइको एनालिटिक मूवमेंट, जो 1917 में आता है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें उन्होंने बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिटिक मूवमेंट, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिटिक मूवमेंट के बारे में जिक्र किया है। तो मैं खुशबू जी से चाहूंगा कि खुशबू जी आप इस पेपर को और इसको एक्सप्लेन करिए। खुशबू। जी सर। सर पेपर का नाम है सर जो साइको एनालिटिक मूवमेंट, और ये द हिस्ट्री 1970। ऑफ द साइको। जी सर। जी बिटिया सर। पेपर का पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ द साइको एनालिटिक मूवमेंट। ठीक है, और आगे बताइए। सर इसकी पब्लिकेशन डेट 1917 है और ये जर्मनी में या पब्लिश की गई है, और इसी में जो है इन्होंने बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिटिक मूवमेंट दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर से जो है मैं बता दूं कि जो उनका एक पेपर जर्मनी में पब्लिश हुआ था जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द साइको एनालिटिक मूवमेंट, यह 1917 में पब्लिश होता है। और इसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ साइको एनालिटिक मूवमेंट का उन्होंने दिया हुआ है। 1930 में इनको गेटे प्राइज मिलता है इनके अपने कंट्रीब्यूशन को साइकोलॉजी के फील्ड में और जर्मन लिटरेरी कल्चर के फील्ड में। तो 1930 में इनको जो है गेटे प्राइज दिया जाता है। गेटे जो है जर्मनी का ही प्राइज था। तो मैं ओम प्रकाश भाई से जानना चाहूंगा कि इनको गेटे प्राइज कब मिलता है और किस लिए मिलता है। सर 1930 में इनको गेटे प्राइज जर्मनी में मिलता है। इनके जर्मनी में जो इन्होंने ये काम दिखाया है, जो इससे पहले वर्क आया, तो शायद इसको भी इन्होंने एनालाइज करे हैं जो भी देने वाले रहे प्राइज, द हिस्ट्री ऑफ द साइकोएनालिटिक मूवमेंट। तो हाँ इसीलिए सर। ठीक है, ठीक। उनका जो कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में रहा उसके लिए उनको दिया गया। बहुत अच्छा। इनकी एक किताब है जो इनके मरने के बाद पब्लिश होती है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। उनकी एक किताब है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस, जो उनके मरने के बाद पब्लिश होती है, जिसको पास्थुमस वर्क कहा जाएगा। रमा आप मुझे बताइए उस किताब का क्या नाम है जो उनके मरने के बाद पब्लिश होती है। रमा। सर उनकी पोस्थुमस वर्क है आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, ओके ओके, बहुत अच्छा। अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं उसको ध्यान में रखना है कि उनका अपना जो है क्या है कि जो ह्यूमन साइकी है उस ह्यूमन साइकी को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है, ईगो, सुपर ईगो और ईड। ईगो, सुपर ईगो और ईड, ये 3 हिस्सों में उन्होंने ह्यूमन साइकी को बांटा है। ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत कॉमन सा चीज है। जब साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म और डिटेल में पढ़ाएंगे तो उस पर मैं बात करूंगा, और कल ही मैं उस पर वो करूंगा। और अभी तो मैंने फ्राइड को लिया है, कल मैं यूंग को लूंगा, तो इन दोनों से काफी हद तक कवर हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि उन्होंने जो है क्या किया हुआ कि ह्यूमन साइकोलॉजी को 3 हिस्सों में बांटा है, ईगो, सुपर ईगो और ईड। अब ध्यान में ये रखना है कि जो ईड वाली कंडीशन है, जो आईड ईड है, ईड जो है कंप्लीटली अनकॉन्शियस कंडीशन है। जब आदमी अनकॉन्शियस लेवल पे रहता है तो उसी अनकॉन्शियस को उनकी भाषा में क्या कहा गया, ईड कहा गया, आईड ईड कहा गया। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो ईगो है वह कॉन्शियस कंडीशन है। ईगो जो है वह क्या है, कॉन्शियस कंडीशन है। और जो सुपर ईगो है वह सब कॉन्शियस कंडीशन है। अनकॉन्शियस,
सब कॉन्शस और कॉन्शस, ईगो, सुपर ईगो और ईड। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक चीज यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा उसमें वो चीज हुआ है, सबसे पहले सुपर ईगो, फिर उसके बाद ईगो, फिर उसके बाद आपका ईड, ईड करके आएगा। सुपर ईगो, पहला सुपर ईगो कॉन्शस है और ईगो को सब कॉन्शस में, और आपका ईड जो है अनकॉन्शस में। एक जो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ईड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? ईड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में जो ब्रिजिंग का काम करता है वो कौन करता है? ईगो करता है, ईगो। तो सुपर ईगो, ईगो और ईड, ये अगर आप इस तरह से शुरू करते हैं कि ईड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, यह उनका अपना थियरी रही कि इसमें ये चीज देखने को मिलता है। दूसरा चीज जो है, उनकी एक किताब जो इसी पर रही है, इसी मॉडल पर रही है, जो इन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है, ईड को, ईगो को, सुपर ईगो को, उन्होंने एक अपने एसे में डिस्कस किया है। उस एसे का नाम है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया है, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। मैं इंदु मैडम से मैं कहूंगा कि मैडम आप ये ईगो या जो भी बातें बताई गई है इसको एक्सप्लेन करिए, और साथ ही साथ किस किताब में उन्होंने ये डिस्कस किया है। या जी, हेलो, इंदु मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, और इस समय सारिका मैडम भी बोल रही, दोनों लोग। या प्लीज म्यूट, आप लोग म्यूट कर लीजिए, दोनों लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। रमा जी, यस आप इसको एक्सप्लेन करिए। सर, Sigmund Freud divided the human psyche. First is ego, second Yeah. is super ego, and third is id. Ego is complete. आपको इसे सही करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज सुपर ईगो एंड द सेकेंड इज ईगो एंड द थर्ड इज इड। मैंने एक गलती किया था लेकिन मैंने सुधारा था, मैंने बताया था कि आपको इसको इस तरह से करना है, सुपर ईगो, ईगो एंड देन इड। हाँ, सुपर ईगो किसके लिए आता है? Super ego is subconscious condition, and ego is completely conscious condition, and id is completely unconscious. इसमें भी जब उधर आपने सुधार किया है, तो जब आपने उधर सुधार किया तो यहाँ पर भी कि सुपर ईगो कॉन्शियस कंडीशन, ईगो सबकॉन्शियस कंडीशन और ईड जो है अनकॉन्शियस कंडीशन। ठीक है, सर सुपर ईगो कॉन्शियस, या जब जो है सुपर ईगो पहला आएगा तो सुपर ईगो आपका क्या होगा? कॉन्शियस कंडीशन। ईगो आपका क्या जाएगा? सब कॉन्शियस कंडीशन। और ईड क्या जाएगा? अनकॉन्शियस कंडीशन। ओके सर। हाँ, इस तरह से। और उस किताब का क्या नाम था? सॉरी, उस एसे का क्या नाम था? सर, द नेम ऑफ द एसे is beyond the pleasure principle. Yeah, beyond the pleasure principle. Yeah. He discussed Yeah. one psyche. Yeah. बाद में उन्होंने इसी को द ईगो एंड द ईड के भी नाम से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक किताब 1923 में आती है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया कि उन्होंने जो है सुपर ईगो, ईगो और ईड या ह्यूमन साइकी को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है। जो सुपर ईगो है वो आपका क्या है? कॉन्शियस है। जो ईगो है वो आपका सब कॉन्शियस है। जो ईड है अनकॉन्शियस है। ईड और सुपर ईगो के बीच में ब्रिजिंग का काम ईगो करता है। ये बात उन्होंने जो बताई है अपने एक एसे बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल में बताई है। ओके सर। ओके, हाँ, प्लीज म्यूट।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है कि जो फ्रायड का थियरी है उसने एक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म को इन्फ्लुएंस किया था, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थियरी। फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल थियरी के लोग जो है फ्रायड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा उनसे। मैं ओम प्रकाश भाई से जानना चाहूंगा, ओम प्रकाश भाई इनकी जो थियरी है वो किस स्कूल को बहुत ज्यादा प्रभावित की है? फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड क्रिटिकल थियरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल एंड एंड जी क्रिटिकल क्रिटिकल थियरी क्या जी। और मैं आज की क्लास का एक लास्ट शब्द लूंगा और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंदु मैडम की आवाज आ रही? मैडम आप कुछ बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इंदु मैडम, जी सर। हेलो, जी आवाज सर। आज आपकी कट रही है। हाँ अब आ रही है मैडम, अब आ रही है। मैडम एक पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसका जवाब आपको ही देना है। एक वर्ड है हर्मेन्यूटिक्स, और ये कई बार पूछा जा चुका है, लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है। हर्मेन्यूटिक्स की जो स्पेलिंग है HERMENEUTICS, हर्मेन्यूटिक्स। जो हर्मेन्यूटिक्स है इसका मतलब ये होता है कि इसको जो अप्लाई किया जाता है किसके लिए? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर। जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए हर्मेन्यूटिक्स से शब्द को अप्लाई किया जाता है। तो हर्मेन्यूटिक्स इज अ वर्ड ओरिजिनली अप्लाइड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर। यह एक ऐसा थियरी है या मेथड है जो कि जो है टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया जाता है, खासकर जितने भी बिब्लिकल टेक्स्ट रहे। बिब्लिकल टेक्स्ट बाइबल पे आधारित जो भी टेक्स्ट रहा है, या विजडम लिटरेचर जिसको आप कह सकते हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट जो भी रहा है उसका। तो जो मैं सबसे पहले चीज मैं जानना चाहता हूँ मैडम आपसे ही कि हर्मेन्यूटिक्स क्या है? इंदु मैडम जी सर। जी, हर्मेन्यूटिक्स क्या है? Hermeneutic is a theory that is applied for interpretation of scriptures. ओके गुड। और जैसे जो है आप कोई एग्जांपल दे जी। जो यस सर, स्क्रिप्चर यस है, सर। स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर में कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ और भी मैंने वर्ड यूज किया था कि स्क्रिप्चर में ये सारे टेक्स्ट को जो है क्या किया जाता है कि इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो कौन कौन सी स्क्रिप्चर्स है? जो भी बिब्लिकल टेक्स्ट है उसको इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी, मतलब बाइबल पे आधारित कोई भी टेक्स्ट होगा, चाहे वो पैराडाइज लास्ट होगा, चाहे जो है और बाइबल पे कुछ लिखा गया होगा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस होगा, कुछ भी अगर इस तरह से होगा तो उस उधर जो भी स्क्रिप्चर्स रहा या बाइबल पे विजडम लिटरेचर को लेकर के जो फिलोसफिकल टेक्स्ट रहे हैं, उन सबको इंटरप्रिटेशन करने के लिए जिस थियरी को या जिस चीज को अप्लाई किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हर्मेन्यूटिक्स कहा जाता है। तो हर्मेन्यूटिक्स जो है ओरिजिनली अप्लाइड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर। सो इन दिस वे यू कम टू नो कि आज हम लोगों ने सिगमंड फ्रायड पे बात किया है, कल हम लोग कार्ल यूंग पे बात करेंगे, और साथ ही साथ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे। और आज ही मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका एक पोर्शन रह गया है, जो अफ्रीकन लिटरेचर का मैंने एक ड्रामा लिया था द लायन एंड द जीवेल, उसका मैटर भेज दूं, और इनके ऊपर का जो मैटर है मैं उसको आज आपको भेज दूंगा पीडीएफ फाइल। ठीक है जो है। और किसी का कोई सजेशन या कोई क्वेरी, कुछ कहना है किसी को? ठीक, ओके।